देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका, जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज। फिर चाहे वो खबर देश की हो या फिर दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। जहां टॉप लाइन्स की जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां ताबड़तोड़ एक्शन इस समय लगातार जारी है और गुनहगार अब छोड़े नहीं जाएंगे। दरअसल बीते कल देश की राजधानी दिल्ली में जो हादसा हुआ, जो अग्निकांड हुआ, उस हादसे ने 21 लोगों की जान ले ली। लेकिन अब लगातार एक्शन इस समय प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। क्या कुछ एक्शन लिए गए बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां भतीजा या पार्टी, क्योंकि टीएमसी इस समय दो द्वंद में फंसी हुई है और अब मनमानी नहीं चलेगी। या तो ममता बनर्जी को पार्टी चुननी होगी या फिर अपने भतीजे को। हालांकि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, कैसे बनेंगी, बताएंगे वो भी आपको विस्तार से। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है उत्तर प्रदेश से, जहां 48 साल बाद संभल में दंगा पीड़ित परिवार जो है वो बसेगा। इसके लिए कई सारे कदम इस समय उठाए जा रहे हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। इसके साथ ही चौथी प्रमुख खबर, जहां मिजोरम इस समय मिसाल बनता हुआ नजर आ रहा है और सिविक सेंस में नंबर 1 बन चुका है मिजोरम। कैसे और कौन सी वीडियो सामने आई है दिखाएंगे इस खबर के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि दिल्ली देश की राजधानी, जहां हजारों लोग सपनों के साथ आते हैं, लेकिन मालवीय नगर की वो सुबह चीख, धुएं और मौत की भयावह तस्वीर बन गई। एक होटल जो लोगों को ठहराने के लिए बना था, वही मौत का जाल बन गया और आग की लिपटें इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग लगानी पड़ी। कोई मदद के लिए चिल्लाता रहा तो कोई अपनों को फोन करता रहा और देखते ही देखते 21 जिंदगियां आग में समा गईं। इस हादसे के बाद अब एक्शन भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है और होटल मालिक जो है उसे गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लवकेश बजाज, और उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है। तो वहीं सरकार ने अब 1 महीने का बड़ा अभियान भी शुरू किया है। जी हाँ, दिल्ली में अब होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, नर्सिंग होम और जो कोचिंग सेंटर है वो, ये तमाम चीजें अब उसके जांच के दायरे में है। और प्रशासन की तरफ से ये दावा इस समय किया जा रहा है कि अगर कोई भी नियम तोड़ता है तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं अग्निकांड पर एक्शन। तो जी हां, मालवीय नगर में बीते कल ये हादसा हुआ, जहां होटल मालिक पर हत्या का जो केस है वो इस समय दर्ज किया जा चुका है। गैर हत्या का मामला ये दर्ज किया गया है और पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त लवकेश बजाज। जहां आपको बता दें कि लवकेश बजाज को इस वक्त हिरासत में लिया जा चुका है और गैर इरादतन हत्या का मामला इस वक्त उस पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा नियमों की लापरवाही पर भी कार्रवाई इस समय लगातार की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में मालवीय नगर में बीते कल जो हादसा हुआ था, उस हादसे में, उस भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि कई लोग जो जख्मी हुए, उनमें से 47 लोगों को वहां से रेस्क्यू भी किया गया था। जो टीमें, जो बचाव दल वहां पर था, उसने रेस्क्यू भी किया और इसके साथ ही कई लोगों ने खिड़की से ही कूदकर अपनी जान भी बचाई, जिसकी कई सारी तस्वीर जो है वो इस समय सोशल मीडिया पर भी वायरल है। लेकिन जब ये हादसा हुआ बीते कल, उस हादसे के बाद में सरकार और उपराज्यपाल कहीं ना कहीं एक्शन मोड में इस समय नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री और साथ ही उपराज्यपाल की तरफ से एक्शन, जहां आज से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। फायर सेफ्टी पर ये स्ट्राइक इसे कहा जा सकता है और 1 महीने तक ये पूरा जो जांच है, जो पूरा व्यापक जांच है वो की जाएगी 1 महीने के लिए। मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश इस पूरे मामले को लेकर जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही ये आदेश के साथ ही हादसे की अब हाई लेवल जांच की जाएगी और जो भी, जिस भी व्यक्ति ने इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही बरती है उसके खिलाफ एक्शन लिए भी जा रहे हैं और आगे भी लिए जाएंगे। लापरवाही के हर पहलू की पड़ताल जो है वो ये कमेटी करती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही सरकार ने इसके लिए जॉइंट कमेटी बनाई है, जो B&B और गेस्ट हाउस भी इस समय कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है। और जांच, जहां एक तरफ ये जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ फायर सेफ्टी नियमों का पूरा ऑडिट किया जाएगा देश की राजधानी दिल्ली के अंदर।
जिसमें नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि जितने भी दिल्ली के अंदर जो गेस्ट हाउस है, जो जहां पर कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, जो नर्सिंग होम है, जो रेस्टोरेंट है, उनको लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है और वो सभी इस समय अब जांच के दायरे में है। और ऐसे में कहीं से भी अगर ये जानकारी मिलती है कि किसी भी संस्थान ने अगर नियम तोड़ा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिए जा रहे हैं। प्रशासनिक और जमीनी स्तर पर कड़े कदम इस समय उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो इस पूरे इलाके में निशाने पर इस वक्त 18 से ज्यादा संपत्तियां हैं जो इस समय निशाने पर है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन इस समय लिया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी। साथ ही जब ये पूरी जांच हो रही है तो इस जांच में कई सारे होटल जो जांच के दायरे में आए और जिनमें से कई होटलों की बत्तियां काट दी गई हैं, जो बिजली है, बिजली कनेक्शन काटे गए और इसके साथ ही होटलों की जो सीलिंग प्रक्रिया है वो भी इस समय शुरू हो चुकी है। और सिर्फ होटल नहीं, इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो जो नर्सिंग होम है, कोचिंग सेंटर है, लॉज है, उनकी भी अब जांच की जाएगी। वो भी फायर सेफ्टी जांच में आ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि DFS दिल्ली फायर सर्विस एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने जा रही है और बहुत जल्दी इस नंबर को जारी किया जाएगा। और अगर किसी भी व्यक्ति को नियमों में धांधली अगर मिलती है, नियमों का उल्लंघन मिलता है आग को लेकर के, तो ऐसे में आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके शिकायत कर सकते हैं। तो ये पूरा अब जांच होगी और इसमें इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही मालवीय नगर के MLA सतीश उपाध्याय ने आप पार्टी के शासनकाल के दौरान जो धांधलेबाजी हुई है उसका खुलासा किया, आपको सुनाते हैं। संगतियां हैं और करप्शन है, ये सारा का सारा जो आम आदमी पार्टी के समय का समय है 11 साल का, वो आप सब लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर कोई ऐसा मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था। 2024 के दिए हुए लाइसेंस हैं ये। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और उन्होंने ही हर चीज में भ्रष्टाचार करके लाइसेंस दिए थे और लोगों की जेबें भरी थी। इसलिए अब हमको जो करना है इस पर हमारी मुख्यमंत्री ने बहुत संवेदनशीलता के साथ निश्चित रूप से उन्होंने ऑर्डर किए हैं। गिरफ्तारियां भी होंगी और इस तरह के जितने भी लाइसेंसेस हैं उनके आड़ में जो लोग गलत तरीके से मिसयूज कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो सीधे तौर पर कार्रवाई करने की बात इस समय MLA की तरफ से कही गई और कहा गया कि जितने भी ऐसे होटल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मोहित, बीते कल का जो दिन था वो काफी बुरा रहा, क्योंकि सुबह ही जब ये खबर आई कि 21 लोगों की मौत हो गई है इस अग्निकांड में, जिसके बाद में अब एक के बाद एक एक्शन भी लिए जा रहे हैं और एक्शन सिर्फ होटल रेस्टोरेंट पर नहीं बल्कि जो नर्सिंग होम है, जो कोचिंग सेंटर है, जो लॉज है, इन सब के खिलाफ अब 1 महीने के लिए अभियान चलाया जाएगा जिसमें जांच की जाएगी फायर सेफ्टी को लेकर। देखिए कृतिका, हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि राजधानी दिल्ली में ऐसे जितने भी होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं या फिर लॉज चल रहे हैं या फिर दूसरे होम स्टे चल रहे हैं, ऐसे तमाम चीजों की अब एहतियातन जांच बहुत जरूरी हो गई है। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा जिस तरीके से कल 21 लोगों की दुखद मौत होती है वो अपने आप में कई सारे सवालिया निशान खड़े करती है। सवाल ये खड़े करती है कि आखिरकार 6 कमरे की एनओसी 25 तक कैसे पहुंच गई, यानी कि 6 कमरे की परमिशन 25 तक कैसे पहुंच गई, एनओसी किस आधार पर दी गई, किस तरीके से वहां पर फायर फाइटिंग सिस्टम था वो क्यों नहीं था, इसके अलावा जो आग बुझाने के सिलेंडर थे वो काम क्यों नहीं कर रहे थे, वो एक्सपायर क्यों थे, इसके अलावा सेफ्टी एग्जिट 1 क्यों था, पैकेज क्यों नहीं दिलवा पाए। और तमाम समझिए कि ये घटना इतनी बड़ी थी कि बचाव दल के, दिल्ली फायर सर्विसेज के 10 पुलिस वालों को, 10 कर्मचारियों को वो उसपे वहां पर घायल हो गए, उनको एडमिट कराना पड़ा। तो आप समझिए ये कितना बड़ा अग्निकांड था। हालांकि अब इसमें मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप हो चुकी है दिल्ली के तमाम अलग अलग जगहों पर। आप समझिए इसमें कमेटी भी बनाई गई है दिल्ली की तमाम अलग अलग जगहों पर, जो होटल है, रेस्टोरेंट है, लॉज है, इन है, उन तमाम ऐसी सारी जगहों की अब जांच होगी, उनकी एनओसी की जांच होगी। और इसके अलावा समझिए इसमें बहुत सारी चीजें होती, चाहे वो फायर एनओसी हो, चाहे वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात हो, चाहे इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स की बात हो या फिर आप लिफ्ट की जांच हो, ये तमाम ऐसी चीजें होंगी जिसपे हर पहलू से या हर एंगल से इसकी जांच होगी। अब आप समझिए मेरी मौजूदगी इस समय मालवीय नगर थाने में है। इस घटना में एक बड़ा अपडेट ये है कि लवकेश बजाज की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसका ये कहना है, सूत्र ये बता रहे हैं, उसका ये कहना है कि उसको ये पता नहीं था कि इस तरीके की चीजों के लिए उसके जो नियर एंड डियर है, लोग मिलने वाले हैं, उन्होंने उसको बताया कि आप इसको आगे बना सकते हैं। तो ये तो उसकी तरफ से दलीलें थी जिसके उसमें कुछ चीजें वो झूठ भी बोल रहा है। हालांकि जैसे जैसे अब इंक्वायरी होगी वैसे वैसे चीजें सामने आएंगी। लवकेश बजाज खुद साक्ष्य
के एक बहुत बड़े आलिशान घर में रह रहा है, यानी कि जो सूत्र बता रहे हैं कि उसका अपना घर भी काफी बड़ा है, जो कि आप समझिए 200-300 गज में उसकी कोठी बनी हुई है। तो जो आदमी खुद ऐशो आराम की विलासिता की सारी चीजों से परिपूर्ण हो, वो ऐसे बड़े सेटअप चला रहा है, बड़े होटल चला रहा है, लेकिन सेफ्टी जीरो, एनओसी है नहीं, फायर फाइटिंग सिस्टम जीरो। बिल्कुल मोहित, क्योंकि अब अगर हम कुल मिलाकर देखिए तो अब इस समय जांच इस समय शुरू हो चुकी है और तेजी के साथ ये जांच की जा रही है और इसमें और भी कई नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा इस महत्वपूर्ण खबर पर। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। पश्चिम बंगाल में सत्ता से हटते ही तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के अंदर सियासी भूचाल आया हुआ है। कभी सत्ता के दम पर विरोधियों को घेरने वाली तृणमूल कांग्रेस अब खुद सवालों के घेरे में है। ममता बनर्जी की पार्टी में अंदरूनी बगावत अब खुलकर सभी के सामने है। बागी विधायकों ने एक ऐसा दांव चला कि दीदी की मनमानी पर ही इस समय ब्रेक लग चुका है। जी हां, और इसको लेकर स्पीकर ने भी मोहर लगा दी है और अब टीएमसी के भीतर टकराव खुली लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। उधर अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। सीआईडी के बाद अब ईडी का शिकंजा उन पर कस रहा है। शिक्षक कर्मी घोटाले में एक और समन, एक और पूछताछ और एक के बाद एक सवाल। सियासत से लेकर अदालत तक हर जगह अब जवाब मांगे जा रहे हैं और इन सब के बीच में है टीएमसी की। और इन सब के बीच में अगर हम देखें तो टीएमसी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार की गिरफ्तारी ने पार्टी की और फजीहत बढ़ा दी है। यानी एक तरफ सत्ता हाथ से गई, दूसरी तरफ संगठन में फूट पड़ गई, ऊपर से जांच एजेंसियों की दस्तक और नेताओं पर कार्रवाई। कभी पूरे बंगाल की राजनीति पर दबदबा रखने वाली तृणमूल कांग्रेस आज खुद संकटों के घेरे में खड़ी नजर आती है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं टीएमसी से बागी विधायक की कमान। तो जी हां, टीएमसी से जो बागी विधायक है उनको इस समय कमान मिल चुकी है। ऋत्विक नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया जा चुका है। स्पीकर की तरफ से इस पर भी मोहर लग चुकी है। स्पीकर ने ये मोहर लगाई है। जी हां, बागी विधायक हैं, लेकिन अब उन्हें तृणमूल की कमान कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। जहां 58 बागी विधायकों ने ये पूरा जो पत्र है वो सौंपा था और ममता बनर्जी की जो मनमानी थी, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो नहीं चली है और स्पीकर ने भी इस पर मोहर लगा दी है। इसके साथ ही नाराज दीदी ने सभी समितियों को भी भंग कर दिया है। बीते कल ये आदेश आया कि जो टीएमसी की समितियां हैं उन सभी को तुरंत भंग किया जाता है। और इसके साथ ही पार्टी के अंदर अगर हम देखें तो काफी खींचतान और फूट पड़ती हुई इस समय नजर आ रही है। पार्टी के सभी प्रकोष्ठ और सहयोगी संगठन को भी भंग कर दिया गया है टीएमसी की तरफ से और नए सिरे से सभी समितियों का अब गठन किया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला बीते कल टीएमसी ने लिया, लेकिन टीएमसी की जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन जैसे ही हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर तो चौतरफा इस समय ये पार्टी घिर चुकी है। ऋत्विक बनर्जी को लेकर के टीएमसी के नेता ने आखिर क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। एक बार सीपीएम से लात खाया है, दूसरे बार तृणमूल से लात खाया है। एक एक्सपेल्ड एमएलए को वो बार बार उसको इतना पार्टी चेंज करने का जरूरत क्यों होता है? उसका क्या क्रेडिबिलिटी है? तो वो ममता बनर्जी को वो क्या कह रहे हैं? ममता बनर्जी का पार्टी तो उसको एक्सपेल कर दिया है, तो एक्सपेल्ड एमएलए है। तो कुणाल घोष को आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही नोटिस पे नोटिस इस समय और अभिषेक बनर्जी चौतरफा कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी को अब एक और नोटिस जारी किया गया है। सीआईडी के बाद अब ईडी के रडार पर भी अभिषेक बनर्जी आ चुके हैं और शिक्षक भर्ती घोटाला जिसको लेकर जांच चल रही थी उसमें अब इस समय अभिषेक बनर्जी घिरे हुए हैं और 15 जून को पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। ये नोटिस उनके सामने आ चुका है और अब वो 15 जून को जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जांच एजेंसी ने कि जो तमाम सवाल हैं इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए, उन तमाम सवालों के जवाब अभिषेक बनर्जी को देने होंगे। जो कथित गड़बड़ियां हैं, जो अवैध लेन देन हुआ उससे जुड़े हुए जो सवाल हैं उनके भी जवाब देने होंगे। 2022 में मामले की जांच ईडी कर रही है 2022 से और हस्ताक्षर मामले में भी समन जारी किया गया है। नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट भी अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं और अदालत से राहत की गुहार लगाते हुए अभिषेक बनर्जी नजर आए हैं कि उन्हें राहत दी जाए और इसके साथ ही सीआईडी द्वारा जो गिरफ्तारी की मांग है उस पर भी रोक लगाने की बात कही गई। तो कुल मिलाकर अभिषेक बनर्जी भी इस समय घिरते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही टीएमसी उपाध्यक्ष भी जो है वो छेड़छाड़ के आरोप में इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। तो एक के बाद एक टीएमसी जो है वो चौतरफा घिर रही है। छेड़छाड़ के आरोप में इस वक्त गिरफ्तारी हुई है जयप्रकाश मजूमदार के खिलाफ। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने
गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद में ये एक्शन हुआ और बहस के दौरान छेड़छाड़ के आरोप उनके ऊपर लगे। तो टीएमसी चौतरफा, एक तरफ पार्टी टूट रही है, सत्ता से तो वो हट ही चुकी है, तो वहीं अभिषेक बनर्जी पर भी इस समय अब लगातार जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटक रही है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने टीएमसी टूट पर भी सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए, वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। अब अभिषेक बनर्जी कानून से बचने का प्रयास कर रहे हैं, संभव नहीं है। इसके पहले उनके जितने नेता अनुव्रत मंडल से पार्थो चटर्जी, सब लोगों ने यही ड्रामा किया था, बीमार है, हॉस्पिटल में है, अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जाना पड़ा अंतिम, और गए तो अंदर ही चले गए। सबका इंतजार हो रहा है, पार्टी ही खत्म हो रही है। ये पार्टी का तो यही भविष्य था और भी होने वाला है। ये तृणमूल नाम का ही डिमोलाइज होना चाहिए, इस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये नाम ही बंगाल को बहुत बर्बाद किया 15 साल तक, लोग उसको सुनना देखना नहीं चाहते। तो सीधे तौर पर टीएमसी इस समय चौतरफा गिरती हुई नजर आई। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ इस समय जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, तृणमूल कांग्रेस एक सबसे पहले अगर हम देखें तो जो सत्ता है वो हाथ से चली जाती है, उसका बाद टूट की खबर, फिर अभिषेक बनर्जी चौतरफा गिर रहे हैं और इसके साथ ही जो टीएमसी के एक नेता है उनकी गिरफ्तारी, चौतरफा टीएमसी इस समय गिरती हुई नजर आ रही है। और एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दीदी अब किसका साथ देंगी, पार्टी का या भतीजे का? कृतिका, देखिए बहुत सारे सवालों के घेरे में है टीएमसी। एक तरफ से उनकी पार्टी बिखर चुकी है, उनकी पार्टी के जो 58 एमएलए हैं वो ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन के साथ जुड़ गए हैं। और जैसा कि देखा गया है कि कल ऋतव्रत बंदोपाध्याय को ही नेता विपक्ष माना गया है, स्पीकर की तरफ से वो स्वीकृति दिया गया है उनको। और इसको चलते अभी जो कालीघाट में कल जो एक बैठक हुआ, वहां पे ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की हर जो समिति है सबको तोड़ दिया है। और उनका टीएमसी का कहना है कि अभी कहीं पर भी कोई तृणमूल का कमेटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और इसे माना जा रहा है कि असल में ममता बनर्जी ये मैसेज देना चाहती हैं कि वो नई तरीके से टीएमसी को खड़ा करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने सारी कमेटियों को तोड़ दिया है। लेकिन अभी उनके लिए एक मुश्किल और है कि उनके जो सांसद हैं क्या वो भी उनके साथ रहेंगे, क्योंकि जो सांसद में काकली घोष दोस्तीदार है वो पहले ही अपनी सब पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के एडमिनिस्ट्रेटिव मीट में जा चुकी हैं। खुली तौर से आईपैक को उन्होंने निशाना साधा है। कल्याण बनर्जी के साथ उनका तूतू मैं सबके सामने जग जाहिर है। तो ये जो देखे, एक तरफ विधायक जो मूड ले रहे हैं वही सांसद मूड ले रहे हैं, तो सांसदों में से क्या हलचल होगा उसमें नजर है। साथ ही साथ ये बात है अभिषेक बनर्जी। अब नंबर 2 सबका निशाना पर है अभिषेक बनर्जी। आप ये जो 58 विधायक है वो साफ तरीके से कह रहे हैं वो ममता बनर्जी से उनको कोई परहेज नहीं है। वो अब भी मानती है ममता बनर्जी उनकी नेता है, लेकिन उनको अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में काम नहीं करना है। वो खुली और से कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को छोड़ के आप हमारे साथ आइए। तो आप जो सवाल किए थे कि ममता बनर्जी के सामने वही है कि पार्टी या भतीजा। और लास्ट है अभिषेक बनर्जी। आप कानूनी व्यवस्था की तरफ से अब देखें, ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई। कानूनी व्यवस्था के अभिषेक बनर्जी के घर पर ईडी पहुंच गई है। ईडी जिस मामले में पहुंची है वो लिव्स एंड बाउंस, जिसके सीईओ थे अभिषेक बनर्जी, वो लिव्स एंड बाउंस के जरिए काफी सारे पैसों का घोटाला हुआ था, ऐसा ये जो प्राथमिक शिक्षण जो घोटाला मामला है उसमें वो बात आई थी। और सुजय कृष्ण भद्र जो कालीघाट के काकू नाम के वो फेमस है, उनके एक बयान है, एक ऑडियो रिकॉर्ड है जिसमें अभिषेक का नाम लाया था और लिव्स एंड बाउंस का नाम इससे जुड़ा गया था। तो उससे अभिषेक बनर्जी का नाम आया है। जो हस्ताक्षर विधानसभा के जो हस्ताक्षर कांड है उसमें अभिषेक का नाम है। और बाकी जो छोटे बड़े नेता है, जयप्रकाश मजूमदार भी अरेस्ट हो रहे हैं, शरकत मोल्ला के घर के सामने एनआईए जा रहा है और मेसी कांड में आरोप विश्वास को बुलाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे नेता है जो किसी ना किसी कारण। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस समय टीएमसी जो है वो इस वक्त भंवर में फंस गई है। हालांकि देखना होगा कि इस भंवर से कैसे पार पाती है टीएमसी, या इसमें इसकी नैया डूब जाती है। इस पर आप नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि 48 साल पहले संभल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने सिर्फ शहर को नहीं जलाया था, बल्कि उस आग में एक परिवार का पूरा संसार राख हो गया था। राम शरण दास दस्तोगी, एक ऐसा नाम जो दंगों की उस काली रात के बाद सिर्फ यादों में रह गया। घर उजड़ गया और परिवार पीढ़ियों तक इंसाफ और पुनर्वास के इंतजार में भटकता रहा। समय बदलता गया, सरकारें बदलती गई, लेकिन उस परिवार के जख्मों पर मरहम ना लग पाया। मगर अब करीब आधी सदी के बाद संभल से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो सिर्फ जमीन का पट्टा नहीं, बल्कि एक टूटे हुए भरोसे को
फिर से जोड़ने की कोशिश मानी जा रही है। योगी सरकार में प्रशासन ने उस परिवार की गुहार सुनी और आज रामशरण रस्तोगी के परिवार को आज जमीन का पट्टा भी मिलने जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि 48 साल बाद संभल में इंसाफ अब रस्तोगी परिवार को मिलने जा रहा है। तो जी हां, 48 साल बाद आप घाव भरेंगे। रस्तोगी परिवार का जो सपना है संभल में बसने का, वो अब पूरा होगा। रामशरण के परिवार को आज जमीन दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 100 वर्ग मीटर की सरकारी जमीन का ये पट्टा दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर पट्टा प्रमाण पत्र सौंपते हुए आज नजर आएंगे अब से कुछ ही देर बाद। और इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान डीएम और एसपी भी वहां पर उस भूमि पर मौजूद रहेंगे। हस्तांतरण होगा आज और इसके साथ ही आज नए आशियाने की कह सकते हैं कि एक पहली ईंट जो है वो आज रखी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उनके साथ इंसाफ होगा, क्योंकि ये पूरा परिवार जो 2024 में जब हिंसा की खबर आई थी संभल से, तो उसके बाद ये पूरा परिवार वहां पहुंचा था। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि इंसाफ जरूर होगा। योगी सरकार का अब आभार जताता हुआ ये पूरा परिवार नजर आ रहा है और कपिल रस्तोगी ने कहा कि 48 साल की लड़ाई के बाद अब आज उन्हें न्याय मिल रहा है, उनके साथ इंसाफ हो रहा है। संभल में बसने का जो सपना है वो पूरा होगा। और साथ ही दंगाइयों ने रामशरण रस्तोगी की हत्या कर दी थी। परिवार का यह भी दावा है कि हत्या के बाद उस शव को कुएं में फेंका गया। धमकियों के कारण उनको वहां से करना पड़ा था। विधानसभा में ये पूरा मामला जो है वो भी उठा था और 1978 के दंगों का जो पूरा मुद्दा है वो भी उस दौरान उठाया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? देखिए कृतिका, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपके। ये देख सकते हैं कि रामशरण रस्तोगी का परिवार है जो कि हवन पे इस समय बैठा हुआ है और यहाँ पर भूमि पूजन चल रहा है। और दूसरी तरफ जो जिले के आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। कुछ ही देर में यहाँ के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर आएंगे और यहाँ पर इनको जो आवासीय पट्टा है वो इनको सुपुर्द करेंगे। फिलहाल भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और आपको दिखला सकते हैं कि जो नींव रखी जाएगी, नींव रखने की जो तैयारी है वो यहाँ पर हो चुकी है। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि अभी यहाँ पर जो तैयारी है वो बेहतर चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जिले के आला अधिकारी, संभल के जो संभ्रांत लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और 1978 में जो जख्म दिया गया था, 1978 में जो जख्म दिया गया था उस जख्म को कम करने का काम यहाँ पर प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि किस तरीके से 48 साल बाद इन लोगों की सुध ली गई है। हम रस्तोगी परिवार से बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो हवन पे बैठे हैं, फिर भी एक बार कितनी खुशी है आपको 48 साल बाद मरहम पे जख्म लग रहा है? ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद में जो 136/78 मुकदमा मेरे पिताजी ने दर्ज कराया गया था मेरे दादाजी की हत्या का, उसके बाद में लगातार धमकियां मिलती थी जिसकी वजह से हमें पलायन करना पड़ा। और वर्तमान में जितनी भी सरकारें रहीं किसी ने भी उस फाइल की सुध नहीं ली, उस फाइल पर धूल जड़ती रही। माननीय योगी जी के समक्ष इस फाइल को संज्ञान में आने के बाद में उन्होंने युद्ध स्तर पर इस पर कार्रवाई करी और हमें आज ये 100 वर्ग मीटर की ज़मीन आवंटन करी और हम इस पर घर बनाएंगे। उसके लिए माननीय योगी जी का धन्यवाद करता हूँ और संभल के शासन प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। माता जी, आप भी मुख्यमंत्री से मिली थी, क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? अब अपना वादा पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं रुक्मन रस्तोगी, स्वर्गीय रामशरण रस्तोगी की पुत्रवधू और स्वर्गीय सुभाष चंद्र रस्तोगी की पत्नी। मैं माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ तथा संभल की शासन प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो यहाँ पर अतिथि पधारे हुए हैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और क्या कितनी खुशी है माता जी आपको, एक लंबे समय बाद वापस संभल में बसने आए हैं आप? हमें माननीय योगी जी ने न्याय दिलाया, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये परिवार है मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हुआ नजर आ रहा है और एक लंबे समय बाद इनकी सुध ली गई और उस सुध का असर है कि आज ये संभल में अपने परिवार के बीच, अपनों के बीच जो पलायन कर गए थे उस डर को समाप्त करके दोबारा बसने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए निशांत। और चलिए अब जाते जाते एक तस्वीर के साथ छोड़ के जाते हैं। दरअसल मिजोरम के जो लोग हैं उनकी वो आदतें इस समय मिसाल बनती हुई नजर आ रही हैं।
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इसका एक वीडियो इस समय साझा किया है, जहां ट्रेन के कोच के 2 अलग अलग नजारे इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन के कोच में एक तरफ जहां हर तरफ गंदगी है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस कोच में मिजोरम के लोग हैं वो एकदम साफ और सुथरा, जो सुरक्षा एक तरह से हम कहते हैं कि सफाई की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिजोरम में ध्वनि प्रदूषण भी ना के बराबर है और इसीलिए इसे साइलेंट सिटी भी कहा जाता है। और ये नजारा सिर्फ स्वच्छता का ही नहीं है, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी और समाज के प्रति सम्मान का भी संदेश देता है कि मिजोरम के लोगों की ये आदत हमें प्रेरणा देती है कि छोटे छोटे कदमों से कितना बड़ा बदलाव संभव है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ के जाते हैं इस वीडियो के साथ में।